हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एसके पटेल आईएएस एकेडमी के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय की क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। पूर्ववर्ती क्लास में हमने भारतीय संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है आपका नगरीय निकाय से संबंधित अनुसूचियां, अनुच्छेद, उनके उप अनुच्छेद और विषयों का जो है वो आपका अध्ययन किया। और आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय हेतु कौन से प्रावधान हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्तर पे कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय हेतु कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से नगरीय निकाय के स्तर होते हैं, कितनी जनसंख्या पे आपका नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, इनमें राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, ठीक है। आरक्षण की क्या व्यवस्था होती है, कार्यकाल कैसे होता है, क्या निर्वाचित सदस्यों के अलावा यहाँ भी मनोनीत सदस्य होते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है आदि के बारे में हम आज के क्लास में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पूर्ववर्ती क्लास में मैंने आपको बताया कि 70% जो आपका एरिया है वो ग्रामीण निकाय की भांति ही होता है। तो जहाँ जहाँ पे सेम रहेगा ग्रामीण निकाय की भांति, वहाँ पे मैं आपको इंडिकेट करता हुआ चलूँगा कि बाकी जो प्रावधान है वो ग्रामीण निकाय की भांति ही रहेंगे, और जो नगरीय निकाय में अलग जो आपके तथ्य हैं उनको हम विस्तार से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए आज से क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय हेतु कौन से जो हैं वो आपके अधिनियम जो है लागू हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप बेटा ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय है वो आपका 3 स्तरों में बटा हुआ है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का जो है आपका स्तर है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का जो आपका नगरीय निकाय है वो 3 स्तरों में बटा हुआ है। सबसे जो आपका निचला स्तर है वो क्या है, नगर पंचायत, ठीक है। उसके बाद जो बड़े थोड़े से कस्बे होते हैं, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होते हैं, उनको कहा जाता है कि आपका नगर पालिका। और जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र रहते हैं, बड़े जो आपके महानगर होते हैं, है ना, वहाँ जो है आपका क्या कहलाता है, नगर निगम। अब इसको आप गलती से भी ग्रामीण निकाय से तुलना मत कीजिएगा। ग्रामीण निकाय में होता क्या था, मैं अगर आपको संक्षेप में समझाऊं तो ग्राम पंचायत होता था, ग्राम पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत होता था, जनपद पंचायत के ऊपर जिला पंचायत होता था। जिला पंचायत एक बॉडी थी, जनपद पंचायत एक बॉडी थी, ग्राम पंचायत एक बॉडी थी। जिला पंचायत जनपद पंचायत को रेगुलेट करते थे, नियंत्रित करते थे, और जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों को नियंत्रित करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सभी स्वायत्त निकाय हैं, ठीक है। ये सभी इंडिविजुअल स्वायत्त निकाय हैं जो छोटे शहर हैं, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या 5,000 से लेकर के 20,000 तक के बीच की होती है। वहाँ पे नगरीय निकाय में नगर पंचायत के प्रावधान है, नगर पंचायत का सिस्टम है। जहाँ पे जनसंख्या 20,000 से प्लस है और 1 लाख के बीच में है, वहाँ पे नगर पालिका। और जहाँ पे 1 लाख से प्लस है वहाँ पे क्या आपका नगर निगम। ये 3 स्तर हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं कि बेटा जो ग्राम पंचायत होते हैं, असल में यही ग्राम पंचायत आगे चल करके नगर पंचायत का रूप लेते हैं। गांव जब बड़ा हो जाता है, केवल जनसंख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पे नगरीकरण से भी मतलब है, ठीक है। देखिए कोई भी क्षेत्र नगर पंचायत होगा या नगर पालिका होगा या नगर निगम होगा, ये घोषणा करने का अधिकार किसको रहता है, राज्यपाल को रहता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र को नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम की अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अब ये होता कैसे है, इसके लिए देखिए जनसंख्या निर्धारित की गई है, और साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ का जो नगरीय निकाय अधिनियम है उसमें इन क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। पहले होता क्या है बेटा कि जो ग्राम पंचायत होते हैं, इन ग्राम पंचायतों में अगर जनसंख्या धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगती है, और ये जनसंख्या मान लीजिए 5,000 से अधिक हो जाती है किसी ग्राम पंचायत में। देखिए मैंने कहा केवल जनसंख्या बढ़ने से ही उसको नगर पंचायत घोषित नहीं कर दिया जाएगा, उस ग्राम पंचायत को। वहाँ पे पर्याप्त नगरीकरण भी होना आवश्यक है। नगरीकरण कहने का मतलब ग्राम पंचायत में अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय होता है वो कृषि पे केंद्रित रहता है।
जबकि नगरीय क्षेत्रों में लोगों का जो आपका व्यवसाय है वो वाणिज्यिक क्षेत्रों में केंद्रित रहता है, व्यापार उद्योग में केंद्रित रहता है। ठीक है, तो अगर धीरे धीरे उस ग्राम पंचायत में जनसंख्या भी बढ़ती है और साथ साथ नगरीकरण भी बढ़ता है, तो उस ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? संक्रमणशील क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र कहने का मतलब ये ग्राम पंचायत उस फेज में है जब ये आपका बढ़ने वाला है, जब ये कन्वर्ट होने वाला है किधर की ओर? नगर की ओर। ठीक है, तो ऐसे ग्राम पंचायत जिसमें पर्याप्त जनसंख्या भी है, आपका 5,000 से प्लस जनसंख्या भी है, प्लस वहाँ पे नगरीकरण भी है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? संक्रमणशील क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे कई क्षेत्र होते हैं और इन संक्रमणशील क्षेत्रों को ही दर्जा दिया जाता है किसका? नगर पंचायत का। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जनसंख्या जो निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 5,000 से लेकर के 20,000 तक की जनसंख्या वाले जो आपके क्षेत्र रहते हैं, जो संक्रमणशील क्षेत्र रहते हैं, उनको क्या दर्जा दिया जाता है? नगर पंचायत जो है वो दर्जा दिया जाता है। और जैसे ही वो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण निकाय का अब हिस्सा नहीं रह जाता। यहाँ पे ग्रामीण निकाय के अब प्रावधान लागू नहीं होंगे, यहाँ पे अब नगरीय निकाय के प्रावधान जो हैं वो आपके लागू होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कई गांव ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे जनसंख्या 7,000 भी मिलेगी, 8,000 भी मिलेगी, लेकिन वो ग्राम पंचायत ही रहते हैं, नगर पंचायत घोषित नहीं किए जाते। उसके दो कारण हैं। पहली तो घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, दूसरा वहाँ पे जनसंख्या तो रहती है लेकिन नगरीकरण नहीं रहता। अभी भी जो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि पर केंद्रित रहती है, तो उसको ग्राम पंचायत की श्रेणी में ही रखा जाता है। जब वहाँ पे नगरीकरण भी हो जाता है तब उसको संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करते हैं और उस संक्रमणशील क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5,000 से लेकर के 20,000 के बीच में रहती है उसको राज्यपाल घोषित करता है क्या? नगर पंचायत। तो अब वो नगरीय निकाय के प्रावधानों के तहत जो है वहाँ पे कार्य जो है वो आपका चालू हो जाता है। पंचायती राज का जो ग्रामीण निकाय है उसका प्रावधान वहाँ पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संक्रमणशील क्षेत्र जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कहने का मतलब ये जो आपका नगर पंचायत है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगती है और जनसंख्या जब 20,000 से ऊपर चली जाती है ना, तो 20,000 से जब ऊपर चली जाती है तो इन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है नगर पालिका। यहाँ पे और नगरीकरण होना आवश्यक है और यहाँ पे जो जनसंख्या का दायरा है वो रखा जाता है 20,000 से लेकर के 1,00,000। इन क्षेत्रों को कहा जाता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? लघुत्तर नगरीय। ये नगर अब बन चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन छोटे नगर हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? लघुत्तर नगरीय क्षेत्र कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर के 1,00,000 के बीच में रहती है। इसको राज्यपाल द्वारा नगर पंचायत से प्रमोट करके आप बोल सकते हैं क्या घोषित कर दिया जाता है? नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है। और ये जो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र हैं या ये जो आपका नगर पालिका है, जब ये एक बड़े नगर का रूप ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, तो इन बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों को राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है नगर निगम। और यहाँ पे जनसंख्या का जो आपका प्रावधान है वो 1,00,000 से ऊपर रखा गया है कि ऐसे नगर जहाँ पे जनसंख्या जो है आपके 1,00,000 से ऊपर है और वहाँ पे पर्याप्त नगरीकरण हो चुका है, आपका अधिकांश जो जनसंख्या है वो आपका नगरीय जनसंख्या है, तो वहाँ पे जो है आपका राज्यपाल के द्वारा नगर पालिका से उसको प्रमोट करके क्या कर दिया जाता है? आपका नगर निगम। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में गांव जो हैं वो ग्राम पंचायत बनते हैं, फिर ग्राम पंचायत जो है वहाँ पे जनसंख्या जब 5,000 से 20,000 के बीच का जो आपका दायरा रहता है उसके बीच में रहता है और पर्याप्त नगरीकरण रहता है, तो उस क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं संक्रमणशील क्षेत्रों को जो है आपका राज्यपाल नगर पंचायत घोषित करते हैं। जब जनसंख्या वहाँ पे बढ़ जाती है, 20,000 से अधिक हो जाती है, 20,000 से 1,00,000 के बीच में रहती है और नगर थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो छोटा नगर लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के दायरे में आते हैं और उनको राज्यपाल नगर पंचायत से प्रमोट करके नगर पालिका घोषित कर देता है। जब जनसंख्या और बढ़ती है, 1,00,000 से ऊपर चली जाती है और नगर में भी जो है आपका नगरीकरण में भी वृद्धि होती है, जब वो बड़े नगर बन जाते हैं, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र कहलाता है और इनको जो आपका राज्यपाल है वो नगर पालिका से आगे प्रमोट करके क्या घोषित कर देता है? आपका नगर निगम जो है वो घोषित कर देता है।
तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि किस प्रकार से व्यवस्था होती है अलग अलग निकायों की, और क्या जनसंख्या के आधार पर जो है उनको अलग अलग श्रेणी में जो है वो आपका बांटा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिसूचना जारी कौन करेगा? आपका राज्यपाल। अब ये जो नियम है ना, नगर पंचायत के लिए नियम, नगर पालिका के लिए नियम और नगर निगम के लिए नियम। ठीक है, कई जगहों में देखिए नगर पालिका को नगर पालिक निगम भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नगर पालिक निगम, पालिक वर्ड आ गया मतलब ये नगर पालिका ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए बेटा, तो छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए, अर्थात नीचे के जो दो स्तर हैं नगर पंचायत और नगर पालिका, इसके लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 लागू है। कौन सा अधिनियम है? छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 के तहत यहाँ पे जो आपके नियम है वो चलते हैं। जबकि नगर निगमों के लिए आपका छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 लागू है। तो पहले तो इस तथ्य को दिमाग में बिठाइए कि नगर पंचायतों और नगर पालिका के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है और नगर निगमों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू है। इसके आधार पे सारे जो आपके नियम प्रावधान हैं वो नगरीय निकायों में चलते हैं। तो चलिए, जितनी जानकारी मैंने अभी आपको दी उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कौन सा अधिनियम लागू है उसको लिख देता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत एवं नगर पालिका, नीचे के जो दो स्तर हैं नगर पंचायत और क्या आपका नगर पालिका, हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है तथा छत्तीसगढ़ में नगर निगम हेतु, किसके लिए? नगर निगम के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका, इसमें भी नगर पालिका वर्ड ही जुड़ा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है वो पूछता है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम नगर निगमों के लिए है, मतलब छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 जो है वो नगर निगमों के लिए है और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 जो है वो आपका नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए है। ठीक है, अब व्यवस्था कैसी थी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो ग्राम पंचायत थोड़े से बड़े कस्बे में तब्दील हो जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या 5000 से लेकर के 20,000 के बीच में रहती है और नगरीकरण वहाँ पे हो जाता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? संक्रमणशील क्षेत्र। ठीक है, उससे ऊपर के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र के ऊपर के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के ऊपर के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो आपके संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इनको राज्यपाल क्या घोषित करता है? ग्राम पंचायत से इनको घोषित कर देता है कि आपका नगर पंचायत। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि तीनों स्तरों की जो आपकी अधिसूचना है, जो घोषणा है, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो जारी की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, जनसंख्या का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे? 5000 से लेकर के 20,000। ठीक है, फिर ये नगर पंचायत जब लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में तब्दील होते हैं और यहाँ पे जनसंख्या जब 20,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में रहती है, तब इनको नगर पंचायत से घोषित कर दिया जाता है कि आपका नगर पालिका। फिर जब ये बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में जो है वो आपके तब्दील होते हैं, जहाँ पे जो जनसंख्या है वो 1 लाख से ऊपर रहती है, 1 लाख से अधिक हो जाती है, तो इनको नगर पालिका से घोषित कर दिया जाता है क्या? आपका नगर निगम। तो ये 3 स्तर अब आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम देखते हैं कि ये जो 3 स्तर के हमारे नगरीय निकाय हैं, इनमें राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? देखिए, 2 प्रमुख हम देखेंगे। एक हम देखेंगे क्या? आपका राजनीतिक प्रमुख,
और एक हम देखेंगे क्या आपका प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख कहने का मतलब जिसको हम चुनते हैं, जिसको जनता चुनती है, कहने का मतलब जो पार्षद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर वगैरह होते हैं, ये सभी राजनीतिक प्रमुख कहलाते हैं। जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। प्रशासनिक प्रमुख कहने का मतलब नौकरशाही, ठीक है। जैसे ग्रामीण निकायों में ग्राम पंचायत में सचिव होते थे, जनपद में सीईओ होता था, जिला पंचायत में सीईओ होता था, वैसे प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं वो नगरीय निकायों में भी होते हैं। तो कौन राजनीतिक प्रमुख होते हैं, कौन कौन से प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं निर्वाचन के द्वारा जो चुने जाते हैं राजनीतिक प्रमुखों के बारे में। तो 3 स्तर में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। जो हमारा सबसे निचला स्तर है वो क्या कहलाएगा, नगर पंचायत। नगर पंचायत के ऊपर नगर पालिका और इसके ऊपर नगर निगम, ठीक है। नगर पंचायत में 3 प्रकार के पदाधिकारी होंगे, 3 प्रकार के पद होंगे। एक होगा आपका नगर पंचायत अध्यक्ष, एक होंगे वहाँ पे नगर पंचायत उपाध्यक्ष, और उस नगर पंचायत के आकार के अनुसार वहाँ पे क्या किसकी संख्या होगी, पार्षदों की संख्या होगी, है ना। वार्ड के प्रमुख कौन होते हैं, यहाँ पे आपके पार्षद होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नगर पालिका में भी कौन होते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष कहे जाते हैं, नगर पालिका उपाध्यक्ष, और यहाँ भी नगर पालिका के आकार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जितने भी वार्ड रहेंगे, प्रत्येक वार्ड से क्या रहते हैं आपके पार्षद। नगर निगमों की बात की जाए तो नगर निगम में देखिए बेटा 2 ही पद रहते हैं। एक तो यहाँ पे रहता है जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है, उसको नगर निगम अध्यक्ष न कहा करके उसको कहा जाता है महापौर, या इंग्लिश में इसको मेयर भी कहते हैं, महापौर या आपका मेयर। याद रखिएगा नगरीय आपका निकाय में जो नगर निगम है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू है। नगर निगमों में अलग ये है कि नगर निगमों में उप महापौर का पद नहीं रहता, उप मेयर का पद नहीं रहता। यहाँ पे अध्यक्ष कहने का मतलब एक ही पद रहता है, महापौर या आपका मेयर, और उसके नीचे जितने भी आपके नगर निगम के आकार के आधार पे अलग अलग वार्डों से क्या रहते हैं, पार्षद। तो यहाँ पे आपको 2 पद याद रखना है, महापौर रहते हैं, उप महापौर का कोई प्रावधान नहीं है, और हर वार्डों से क्या रहते हैं, आपके पार्षद रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन जो होता है उसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, आपको पता है हमेशा। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका मतलब क्या होता है, जिनके लिए आप डायरेक्ट वोट देते हैं, है ना, जिनके लिए आप डायरेक्ट वोट देते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर किसी को चुनते हैं आपस में मिल करके, तो वो निर्वाचन क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। तो जो नगरीय निकाय में रहते हैं उनको तो ये अच्छे से समझ में आएगा, जो ग्रामीण निकाय में रहते हैं वो थोड़ा समझने का इसको प्रयास करें। कि देखिए नगर पंचायत में जो वार्ड रहते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड रहते थे वैसे नगर पंचायत में वार्ड रहते हैं, नगर पालिका में वार्ड रहते हैं, नगर निगमों में जो है आपके वार्ड रहते हैं। तो हर वार्ड के लोग अपने वार्ड का क्या चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं। तो पार्षद का जो निर्वाचन है वो कैसा निर्वाचन कहलाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि नगर निकाय के लोग, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, ये 2 प्रकार के वोट देते थे बेटा, ठीक है। मतपत्र में ये 2 प्रकार के वोट देते थे, ठीक है। एक अपने वार्ड के पार्षद के लिए ये वोट करते थे, और अपने नगर पंचायत या नगर पालिका है तो उसके अध्यक्ष के लिए ये वोट करते थे। और जो नगर निगम में रहते थे वो अपने वार्ड के पार्षद को चुनते थे, एक वोट उसके लिए देते थे, और एक जो है उस नगर निगम के महापौर के लिए वो वोटिंग करते थे। लेकिन 2019 में संशोधन आया, और 2019 में संशोधन के तहत अब केवल पार्षदों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अध्यक्षों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। पार्षद अपने में से क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केवल पार्षदों के लिए आप वोट देंगे, पार्षद अपने में से ही चुनेंगे अध्यक्ष, और पार्षद अपने में से ही चुनेंगे क्या, आपका उपाध्यक्ष। अर्थात अध्यक्ष का निर्वाचन क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है।
और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी क्या है आपका अप्रत्यक्ष। याद रहेगा, पार्षद का बस प्रत्यक्ष रहेगा क्योंकि आप उसी के लिए वोट करते हैं। अब आप अध्यक्ष के लिए वोट नहीं करते हैं, पार्षद अपने में से अध्यक्ष चुनेंगे और पार्षद अपने में से उपाध्यक्ष चुनेंगे, इसीलिए इनका निर्वाचन क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सेम केस नगर पालिका में भी होगा। नगर पालिका में पार्षद का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होगा और पार्षद अपने में से क्या चुनेंगे, आपका अध्यक्ष, और पार्षद ही अपने में से क्या चुनेंगे, उपाध्यक्ष, तो ये अप्रत्यक्ष। नगर निगम में भी पार्षद जो हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं वार्ड के मतदाताओं के द्वारा, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। और पार्षद अपने में से जो है महापौर या मेयर का चुनाव करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि राजनीतिक प्रमुख जो है वो तीनों स्तरों में कौन कौन होते हैं और उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या आपका अप्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि प्रशासनिक प्रमुख, कहने का मतलब नौकरशाह कौन रहते हैं, सरकारी आपके अधिकारी कौन रहते हैं इन तीनों स्तरों में। तो फिर से मैं उन तीनों स्तरों का नाम लिख देता हूँ, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत का प्रमुख रहता है नगर पंचायत, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी। ठीक है, नगर पालिका का प्रमुख रहता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, इसको इंग्लिश में सीएमओ कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी सीएमओ कहते हैं, हालांकि दोनों का वर्ग जो है वो आपका अलग अलग रहता है। मुख्य नगर जो पंचायत अधिकारी है वो कम स्तर के हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो ऊपर के स्तर के अधिकारी होते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में दोनों को सीएमओ कहा जाता है। ठीक है, तो नगर पंचायत सीएमओ बोल सकते हैं, नगर पालिका सीएमओ बोल सकते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, नगर पंचायत के लिए वो कहलाएंगे मुख्य नगर पंचायत अधिकारी और नगर पालिका के लिए वो कहलाएंगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बात करें नगर निगम में, तो नगर निगम में प्रमुख रहते हैं नगर निगम आयुक्त। ठीक है, इनको कहते हैं नगर निगम कमिश्नर। आयुक्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कमिश्नर। ठीक है, अधिकांशतः ये आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये फर्स्ट क्लास स्तर के जो है वो आपके अधिकारी होते हैं। तो देखिए, कमिश्नर जो पद है वो छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार का है। संभागों के जो प्रमुख रहते हैं उनको भी कमिश्नर कहते हैं, जो 5 संभाग हैं वर्तमान में, है ना, तो उनको संभागीय आयुक्त कहा जाता है या कमिश्नर जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से जो आपके नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनको भी कमिश्नर कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, नगर निगम आयुक्त अलग है, नगर निगम कमिश्नर अलग है, और संभाग का जो आयुक्त होता है, संभागीय कमिश्नर, वो अलग है। ठीक है, प्रत्येक नगर निगम में आपका नगर निगम आयुक्त होते हैं या नगर निगम कमिश्नर होते हैं। तो ये हो गए आपके प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है, नगर पंचायत सीएमओ, नगर पालिका सीएमओ और नगर निगम में नगर निगम आयुक्त या आपका कमिश्नर। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 3 स्तर होते हैं, इन 3 स्तरों में वार्डों की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब नगर पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, नगर पालिका में जो है वो आपके कितने वार्ड होते हैं, और नगर निगम में जो है वो आपके कितने वार्ड होते हैं। ठीक है, जैसा हमने ग्रामीण निकाय में देखा था कि जो आपके ग्राम पंचायत होते हैं उसमें जो आपके वार्ड होते हैं वो न्यूनतम 10 अधिकतम 20 होते हैं। जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम 10 अधिकतम 25 होते हैं। जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम 10 अधिकतम 35 होते हैं। तो यहाँ पे भी नगरीय निकाय में अलग अलग स्तरों में वार्डों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो है वो आपका निर्धारित की गई है। अगर नगर पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो नगर पंचायत में 15 से लेकर के 40 वार्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होगी, 15, और अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी होगी, 40। कितना भी छोटा नगर पंचायत रहे 15 वार्ड रहेंगे ही रहेंगे, कितना भी बड़ा नगर पंचायत रहे अधिकतम कितने वार्ड रहेंगे, वहाँ पे 40 वार्ड ही रहेंगे। ठीक है, नगर पालिका में भी यही प्रावधान है। नगर पालिका में भी
15 से लेकर के 40 वार्ड तक की संख्या है। कहने का मतलब कितना भी बड़ा नगर पालिका रहे वहाँ पे 40 वार्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, कितना भी छोटा रहे 15। तो नगर पालिका और नगर पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या होती है 15 और अधिकतम वार्डों की संख्या होती है 40। लेकिन नगर निगम की जहाँ पे बात आती है तो चूंकि ये बहुत बड़े होते हैं, है ना, एकदम बड़ा बड़ा वार्ड नहीं बनाया जा सकता, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वार्डों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा। नगर निगमों में 40 से लेकर के 70 वार्ड होते हैं। मतलब नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या होती है 40 और अधिकतम संख्या होती है 70। लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान और है, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि नगर निगम की जनसंख्या कितने से अधिक होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक, तभी उसको बनाया जा सकता है नगर निगम, ठीक है। अब 1 लाख से देखिए बढ़ते बढ़ते जो है मान लीजिए वो 10 लाख पहुंच गया उस नगर निगम की जनसंख्या। 10 लाख तक तो ठीक है बेटा, 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपका नगर निगम की जनसंख्या रहती है तो वहाँ पे न्यूनतम वार्ड बनाए जाएंगे 40 और अधिकतम वार्ड बनाए जाएंगे 70। लेकिन यदि जनसंख्या 10 लाख से भी ऊपर चले जाती है, 10 लाख से भी प्लस चली जाती है, तो वहाँ पे अधिकतम 85 वार्ड बनाए जा सकते हैं, 85 वार्ड। तो इस प्रावधान को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 85 वार्ड भी हो सकता है। सामान्यतः आप याद रखेंगे बेटा कि नगरीय निकाय में वार्डों की न्यूनतम संख्या होती है 40 और अधिकतम संख्या होती है 70। लेकिन यदि नगर निगम बड़ा है ना, और वहाँ पे जनसंख्या यदि 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो अधिकतम वार्ड 70 की जगह कितने बनाए जाएंगे, आपके 85 तक जो है वो आपके वार्ड बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गई वार्डों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। नगर पालिका और नगर पंचायत में न्यूनतम 15, अधिकतम 40, नगर निगम में न्यूनतम 40, अधिकतम 70। लेकिन 10 लाख से जनसंख्या अधिक है तो 70 की जगह 85 वार्ड तक जो है वो आपका जा सकता है, ठीक है। अब हम एक टेबल के रूप में समझते हैं नगरीय निकाय की संरचना को। हालांकि आपने इसको लगभग समझ लिया है, लेकिन थोड़ा सा और समझना जो है इसमें बाकी है। अब इसको हम 3 भागों में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। हम देखेंगे नगर पंचायत की संरचना को, उसके बाद हम देखेंगे नगर पालिका की संरचना को, फिर हम देखेंगे नगर निगम की संरचना को, ठीक है। इसमें मैंने आपको प्रशासनिक अधिकारी तो बता दिया है कि नगर पंचायत में नगर पंचायत सीएमओ, नगर पालिका में नगर पालिका सीएमओ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, और नगर निगम में नगर निगम आयुक्त या कमिश्नर होता है, ठीक है। मैंने राजनीतिक प्रमुख भी आपको बता दिया है, उसी को थोड़ा यहाँ पे आपका समझते हैं कि नगर पंचायत में देखिए बेटा क्या होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत उपाध्यक्ष और प्रत्येक वार्डों के क्या आपके नगर पंचायत पार्षद। सेम नगर पालिका में भी नगर पालिका अध्यक्ष रहता है, नगर पालिका उपाध्यक्ष रहता है और प्रत्येक वार्ड के क्या रहते हैं, पार्षद। और जैसा कि मैंने आपको नगर निगम में बताया कि उप महापौर का कोई प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे महापौर या फिर आपका मेयर रहता है और प्रत्येक वार्डों के कौन रहते हैं, आपके पार्षद। मैंने आपको ये भी बताया है कि तीनों स्तरों में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो, पार्षद का चुनाव उस वार्ड के मतदाता करते हैं। इसीलिए पार्षद का निर्वाचन क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। जबकि जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, है ना, इनका जो आपका निर्वाचन है वो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है, ठीक है। नगर निगम में महापौर का भी निर्वाचन क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि निर्वाचित सदस्य कौन है भाई। तो निर्वाचित सदस्य कौन कहे जाते हैं, आपको पता है, जो आपका मतदाताओं द्वारा निर्वाचन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से चुने गए हैं। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य कौन है, आपके पार्षद हैं, तीनों स्तर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, जैसे कि हमने ग्रामीण निकाय में पढ़ा हुआ है, मनोनीत, है ना, या फिर आपके पदेन सदस्य, मनोनीत सदस्य या फिर आपके क्या बोल सकते हैं आप, पदेन सदस्य, ठीक है। तो देखिए
जो हमने ग्रामीण निकाय पढ़ा था याद कीजिए, तो जनपद पंचायत में जो आपके विधायक रहते हैं और सरपंचों का 1/5 जो रहता है वो मनोनीत सदस्य के रूप में रहते हैं। जो आपका जिला पंचायत है उसमें जो सांसद होते हैं, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद, प्लस जो आपके विधायक होते हैं, प्लस जो आपके जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, वो पदेन सदस्य के रूप में रहते थे। तो यहाँ पे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में भी पदेन सदस्य का प्रावधान है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इन स्तरों में भाई कौन पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पदेन सदस्य। पहले हम बात कर लेते हैं नगर पंचायत का। तो नगर पंचायत में पदेन सदस्यों के अलावा निर्वाचित सदस्यों के अलावा 2 प्रकार के पदेन सदस्य भी होते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। कौन कौन से 2 प्रकार के पदेन सदस्य होते हैं? एक तो उस क्षेत्र के सांसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे फिर आपका क्या हुआ, राज्यसभा। ठीक है। और उस क्षेत्र के क्या आपके विधायक, विधानसभा सदस्य। ठीक है, ये दोनों जो है वो आपके पदेन सदस्य होते हैं नगर पंचायत में। अब देखिए, इसके लिए प्रावधान ये है कि चाहे सांसद हो चाहे आपके विधायक हो। ठीक है, यदि सांसद जो है आपका लोकसभा का है तो इस लोकसभा सांसद का क्षेत्र चाहे अंशतः पड़ता हो उस नगर पंचायत में, चाहे पूर्णतः पड़ता हो, वो लोकसभा सांसद उस नगर पंचायत का पदेन सदस्य कहलाएगा। अंशतः और पूर्णतः क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है ग्रामीण निकाय में। उसी प्रकार से जो आपके विधायक होते हैं, इन विधायकों का क्षेत्र उस नगर पंचायत के क्षेत्र में चाहे थोड़ा सा भी पड़ता हो, अंशतः पड़ता हो, चाहे पूर्णतः पड़ता हो, तो वो उस नगर पंचायत के क्या कहलाएंगे, आपके पदेन सदस्य। लेकिन याद रखिएगा, उस सांसद का क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हम पढ़ते थे कि पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार इस विधायक का क्षेत्र भी पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। यदि इनका क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण रहेगा, ठीक है, तो जो है आपका ये उस नगरीय निकाय के पदेन सदस्य नहीं कहलाएंगे। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अपने शहर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इतना जो आपका एरिया है ये जांजगीर का है ना। जांजगीर एक नगर पालिका है वर्तमान में। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो जांजगीर नगरीय निकाय का है, नगर पालिका का है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सब तरफ जो है वो गांव जुड़े हुए हैं। जांजगीर से क्या जुड़े हुए हैं, गांव, है ना। तो ये जो आपका जांजगीर शहर है, इसमें नगरीय निकाय के आपके नियम चलेंगे। कहने का मतलब नगर पालिका का नियम चलेगा। और इधर जो जितने भी आपके गांव हैं, यहाँ पे ग्रामीण निकाय का नियम चलेगा। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं सांसद महोदय का। एक सांसद महोदय हैं, इनका जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, इनका लोकसभा क्षेत्र इन गांवों में भी आता है मान लीजिए, और जांजगीर शहर में भी आता है। ठीक है, तो ये गांव जो है जिस जनपद पंचायत या फिर जिस जिला पंचायत का हिस्सा रहेगा, उसमें ये सांसद महोदय पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है इस ग्रामीण क्षेत्र में अंशतः आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो क्षेत्र है इस शहरी क्षेत्र में भी आ रहा है। तो ये सांसद महोदय इस जांजगीर नगर पालिका के भी क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य, क्योंकि इनका क्षेत्र भाई अंशतः ग्रामीण में भी पड़ रहा है। तो ग्रामीण है तो उस जिला पंचायत में भी आपका या जनपद पंचायत जो रहेगा, जनपद पंचायत में हालांकि सांसद लोग नहीं रहते हैं, सांसद लोग केवल किस में रहते हैं, आपका जिला पंचायत में। सांसद का उदाहरण लें तो ठीक है। और यदि मान लो हम विधायक का उदाहरण लें, कोई विधायक है जिसका क्षेत्र जो है आपका इस पास के गांव में भी आ रहा है, तो वह जो है आपका उस गांव जो है जिस जनपद पंचायत में आता होगा उसका पदेन सदस्य कहलाएगा, और वो जिस जिला पंचायत में आता होगा वो गांव, उसका पदेन सदस्य कहलाएगा। साथ ही साथ इस विधायक महोदय का क्षेत्र जो है वो जांजगीर शहर के भीतर भी आ रहा है, तो ये विधायक महोदय उस नगर पालिका में भी पदेन सदस्य रहेंगे। ठीक है,
कहने का तात्पर्य ये है, विधायक जी को मैं उदाहरण लेकर के चलूं तो अगर उनका क्षेत्र जो है आपका थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वो आपके जनपद और जिला के भी पदेन सदस्य कहलाएंगे उस क्षेत्र के। यदि उनका क्षेत्र थोड़ा सा जो है वो आपका शहर में भी आता है तो उस नगर पंचायत या नगर पालिका के भी वो पदेन सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन पूर्णतः कहीं पर आया, कहने का मतलब किसी विधायक का क्षेत्र केवल जांजगीर ही है तो वो आसपास के किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत उनका क्षेत्र नहीं आता है, अर्थात वो जांजगीर के ही पदेन सदस्य कहलाएंगे। आपका आसपास के जनपद पंचायत या जिला पंचायत में वो पदेन सदस्य नहीं रहेंगे क्योंकि उनका क्षेत्र पूर्णतः क्या है, आपका नगरीय है। उसी प्रकार से कोई विधायक महोदय हैं जिनका क्षेत्र जांजगीर को टच नहीं करता, पूरा का पूरा आसपास के जो गांव हैं उनमें उनका क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये जांजगीर नगर पालिका के पदेन सदस्य नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका क्षेत्र क्या है, पूर्णतः ग्रामीण। कहने का तात्पर्य ये है कि नगरीय निकाय में पदेन सदस्य होने के लिए आपका क्षेत्र चाहे आंशिक रूप से आए चाहे पूर्णतः रूप से आए, आप पदेन सदस्य कहलाएंगे, लेकिन पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम ग्रामीण निकाय पढ़ते थे तो क्या बोलते थे कि उनका क्षेत्र जो है चाहे आंशिक रूप से चाहे आपका पूर्ण रूप से उस जनपद या जिला क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से क्या नहीं होना चाहिए, आपका नगरीय। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम नगरीय पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि उनका क्षेत्र उस नगरीय निकाय में चाहे अंशतः पड़ता हो चाहे पूर्णतः पड़ता हो, सांसदों का, विधायकों का, ठीक है, तो वो उस नगरीय निकाय में पदेन सदस्य के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन उनका क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। भाई पूर्णतः ग्रामीण रहेगा तो क्यों पदेन सदस्य बनेंगे, क्योंकि वो तो उस नगरीय निकाय से कनेक्टेड ही नहीं है उनका क्षेत्र। जब उनका क्षेत्र उस नगरीय निकाय से कनेक्टेड ही नहीं है, पूरी तरीके से ग्रामीण है, तो उनको उस नगरीय निकाय का पदेन सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये लागू होता है विधायकों के ऊपर और किसके ऊपर, लोकसभा सांसद के ऊपर। लेकिन अगर हम राज्यसभा सांसद की बात करें तो भाई राज्यसभा सांसदों का तो कोई क्षेत्र नहीं होता, तो इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए ये प्रावधान है कि यदि उस राज्यसभा सांसद का नाम उस क्षेत्र, उस नगरीय निकाय की मतदाता सूची में आता है, ठीक है, तो वो जो आपके राज्यसभा सदस्य हैं उस नगरीय निकाय के क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य जो हैं वो आपके कहे जाएंगे। तो राज्यसभा के मामले में, राज्यसभा सांसद के मामले में क्षेत्र नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि उस शहर की मतदाता सूची में क्या उनका नाम है, अगर है तो वो वहाँ के क्या कहलाएंगे, आपके पदेन सदस्य जो हैं वो आपके कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिटेल से मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो नगर पंचायत में सांसद, चाहे लोकसभा सांसद हो चाहे राज्यसभा सांसद हो, वो पदेन सदस्य होते हैं, साथ ही साथ उस क्षेत्र के क्या आपके विधायक। ठीक है, और ये जो पदेन सदस्य हैं, सांसद और विधायक जो पदेन सदस्य होते हैं, ये इस प्रकार से केवल जो है आपके नगर पंचायत में नहीं होते, नगर पालिका में भी इसी प्रकार से पदेन सदस्य होते हैं और नगर निगम में भी इसी प्रकार से पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब तीनों स्तरों में जो आपके सांसद और विधायक हैं वो पदेन सदस्य के रूप में होते हैं, चाहे उनका क्षेत्र उस नगरीय निकाय में अंशतः पड़ता हो चाहे पूर्णतः पड़ता हो, लेकिन पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए खास बात ये है कि नगरीय निकायों में पदेन सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अब ये वर्ड आपने ग्रामीण निकाय में नहीं सुना था, यहाँ पे हमने जो है वो आपका सुन लिया। ठीक है, मैंने कहा पदेन सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। होता क्या है कि नगरीय निकायों में ये प्रावधान है कि नगरीय निकायों में ये निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त इन पदेन सदस्यों, सांसदों, विधायकों के अतिरिक्त विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, जो विशेष अनुभवी लोग होते हैं, विशेष ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे सदस्य बनाया जाता है। लेकिन चूंकि इनका मनोनयन किया गया है, ये निर्वाचित होकर के नहीं आए हैं, ना ही ये पद के रूप में आए हैं, तो ना तो इनको निर्वाचित सदस्य कहेंगे ना तो इनको पदेन सदस्य कहेंगे। चूंकि इनका मनोनयन किया गया है उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मनोनीत सदस्य। तो नगर पंचायत ऐसे विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों को मनोनीत सदस्य चुन सकती है।
आपका नगर पालिका में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, नगर निगम में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन संख्या अलग अलग है। नगर पंचायत ऐसे 6 लोगों को रख सकती है, मतलब नगर पंचायत में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले मनोनीत सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी? 6। ठीक है। नगर पालिका में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 4, और नगर निगमों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2। ये संख्या आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले मनोनीत सदस्य, विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले मनोनीत सदस्य। तो मैंने कहा कि विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले मनोनीत सदस्य जो हैं वो नगर पंचायत में भी होते हैं। नगर पंचायत के अलावा इस प्रकार के सदस्य जो है वो नगर निगम में भी होते हैं, और इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो आपके नगर पालिका में भी होते हैं। बस संख्या का फ़र्क है। नगर पंचायत में ऐसे कितने सदस्य रहते हैं? तो 6। नगर पालिका में ऐसे कितने सदस्य रहते हैं मनोनीत? तो आपके 4। और नगर निगम में ऐसे कितने मनोनीत सदस्य रहते हैं? तो ये रहते हैं 2। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर से आपने ये समझा कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में कैसे इनकी संरचना रहती है, इनकी संरचना में कौन कौन से जो हैं वो आपके सदस्य होते हैं। तो एक बार मैं आपको अंतिम रूप से समझाता हूँ कि नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा, पार्षद रहेगा, जिसमें पार्षद जो है वो आप चुनेंगे, बाकी सब क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष। साथ ही साथ इनमें पदेन सदस्य रहते हैं, उस क्षेत्र के सांसद, उस क्षेत्र के विधायक, जिनका क्षेत्र चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से उस नगरीय निकाय में आता हो, लेकिन पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नगरीय निकायों में, खास करके नगर पंचायत में, विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 6 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नगर पालिका में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा और पार्षद प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। यहाँ भी पदेन सदस्य के रूप में रहते हैं सांसद और विधायक, जिनका क्षेत्र वहाँ पे पड़ता हो, आंशिक या पूर्णतः, लेकिन पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4। नगर निगम में पार्षद प्रत्यक्ष, महापौर अप्रत्यक्ष, उप महापौर का कोई नियम नहीं है। यहाँ पे भी पदेन सदस्य के रूप में सांसद और विधायक रहते हैं, जिनका क्षेत्र आपका उस नगर निगम में पूर्णतः या आंशिक रूप से पड़ता हो, लेकिन पूर्णतः ग्रामीण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 2 मनोनीत सदस्य जो हैं वो आपके होते हैं। तो 2 नगर निगम में, 4 नगर पालिका में और नगर पंचायत में 6। तो ये हो गई नगरीय निकाय की संरचना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें एक तथ्य के ऊपर और अध्ययन करते हैं, फिर आज की क्लास जो है वो आपका समाप्त करेंगे। नगरीय निकायों में आरक्षण और नगरीय निकाय की जो है वो आपकी अवधि, ये बिल्कुल सेम है। किसके जैसे है? ये बिल्कुल ग्रामीण निकाय के जैसे है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं नगरीय निकाय की अवधि। कहने का मतलब नगरीय निकाय का कार्यकाल कितना होता है भाई। नगर पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है, नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कब से 5 वर्ष? आप सभी को पता है 5 वर्ष गिना जाता है कहाँ से? प्रथम सम्मेलन की तिथि से आपका 5 वर्ष। ग्रामीण निकाय में भी वही था, शहरी निकाय में भी वही है। जो नगरीय निकाय, जो पंचायत की अवधि मानी जाती थी प्रथम सम्मेलन से लेकर के 5 वर्ष, नगरीय निकाय की भी अवधि मानी जाती है प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष। ना कि चुनाव की तिथि से 5 वर्ष माना जाएगा, ना कि रिजल्ट प्रकाशन से 5 वर्ष माना जाएगा। 5 वर्ष कब से माना जाएगा? प्रथम सम्मेलन जिस दिन होगा वहाँ से माना जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, नगरीय निकायों का भी सम्मेलन हम पढ़ने वाले हैं आगामी क्लास में। अब बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने नगरीय ग्रामीण निकाय अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको आरक्षण पता है कि क्या प्रावधान था। आरक्षण का क्या प्रावधान था, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। आरक्षण का ये प्रावधान था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग है ना, आपका एसटी आपका वर्ग है और जो आपका एससी वर्ग है ना, अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग है, इनके लिए हमेशा स्थान आरक्षित रहते थे।
क्या नियम था कि इनको उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जो है वो दिया गया है, जितनी इनकी जनसंख्या होगी उतना इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण। साथ ही साथ ये प्रावधान था कि जिन क्षेत्रों में, जिन पंचायतों में इनकी संख्या आधे से कम जाती है या आरक्षण यदि 50% से कम जाता है, उस कंडीशन में ओबीसी को कितना दिया जाना था, 25% आरक्षण। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सेम यही लागू होता है नगरीय निकाय में। प्रत्येक नगरीय निकाय में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमेशा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। जितनी उनकी जनसंख्या होगी उतना उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यदि उनकी जनसंख्या 50% से नीचे जाती है, यदि उनकी जनसंख्या आधे से कम होती है, या आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में उनका आरक्षण 50% से कम जाता है, तो उस समय ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को हर स्तर में कितना आरक्षण है, 50% आरक्षण है। बस यही चीज़ यहाँ पे बदल जाएगी। ग्रामीण निकाय में, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत में हर वर्ग में 50% आरक्षण था, लेकिन नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण नहीं है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, 1/3 आरक्षण। दूसरे शब्दों में बोल सकते हो 1/3 आरक्षण, या बोल सकते हो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, या बोल सकते हो आप 33% क्या है आपका आरक्षण। जबकि ग्रामीण निकाय में ये कितना है, 50%। तो यही बस डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो मैंने कहा था जो डिफरेंस है उसी को हम पढ़ेंगे, जो सेम है उसको तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नगरीय निकाय में आरक्षण महिलाओं को 1/3 आरक्षण रहेगा, 1/3 आरक्षण रहेगा, 33% भी आप इसको बोल सकते हैं। बाकी सेम ST SC OBC के लिए जो प्रावधान था वो नगरीय निकाय में भी वही रहेगा जो कि ग्रामीण निकाय में था। नगरीय निकाय की अवधि कब से मानी जाएगी, तो नगरीय निकाय की अवधि जो है वो मानी जाएगी सेम उसी के जैसे, कहने का मतलब प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष। इसको हालांकि मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला था, जो सेम है उसको नहीं बताने वाला था, लेकिन एक तरीका जो है मैंने आपको बता दिया कि जो सेम है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जो अलग है केवल उसका जो है वो आपका अध्ययन करेंगे। तो ग्रामीण निकाय की भांति नगरीय निकाय का कार्यकाल भी प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष माना जाता है। आरक्षण में सभी चीज़ वही है, ST SC के लिए वही प्रावधान है, OBC के लिए वही प्रावधान है। बस फ़र्क ये है कि ग्रामीण निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण था, जबकि नगरीय निकाय में महिलाओं को 33% या 1/3 जो है वो आपका आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगामी क्लास में हम इससे आगे और चर्चा करेंगे नगरीय निकाय के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।